नमस्ते, मैं धीरज कुमार। आज फिर हम कुछ संधि के नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। हमने एक वीडियो में एगी पररूपम यानी पररूप संधि को समझा था। उसी पररूप को लेकर के वार्तिककार ने कुछ वार्तिक दिए हैं। उन वार्तिकों के आधार पर कुछ शब्दों की सिद्धि होती है। वार्तिककार हम जानते हैं कि पाणिनि मुनि जो अष्टाध्यायी को बनाने वाले हुए हैं, अष्टाध्यायी सूत्रों के ऊपर ही वार्तिककार ने अपने कुछ वार्तिक दिए हैं, जो पाणिनि के दिए हुए नियमों में कुछ और विशेषता प्रकट कर देते हैं, कुछ अतिरिक्त नियमों को दर्शाते हैं या अतिरिक्त कुछ शब्दों को उसमें जोड़ देते हैं। इस बात को हम जानते हैं। तो यहाँ पर उन वार्तिकों को हम देखने का प्रयास करेंगे। हमारा वार्तिक है ये हमारा वार्तिक है सखंद्वादिषु। सखंदु आदि कुछ शब्दों का संग्रह किया गया है और उनमें पररूप को दर्शाया गया है। वार्तिककार कहते हैं कि इन शब्दों में भी पररूप होना चाहिए। यदि ये वार्तिक ना होता तो उन शब्दों में पररूप ना होकर के जो शब्द बनते वो अनिष्ट होते। तो इसलिए उनकी सिद्धि के लिए ये सूत्र यहां पर दिया गया है। शब्द कैसे हैं? सखंदो, करकंधो, मनीषा, हलीशा, कुलटा, पतंजलि, इस प्रकार के कुछ शब्द सखंद्वादिषु इस वार्तिक के नियम के अंतर्गत आते हैं। तो यहां हम इन शब्दों को देखेंगे। इनमें पहला शब्द है शखंदु। इसकी संधि को देखें तो यहां क्या संधि हुई है? शक अंधु। अकार के पश्चात अकार यानी सवर्ण आया है। सवर्ण आया है तो सवर्ण दीर्घ है, अके सवर्ण दीर्घ है, ये सूत्र लग जाता। पर उस संधि को के नियम को रोक करके यहां पर इसका पररूप कहा गया है। पररूप अर्थात इस आ का पररूप हो जाएगा। और यहां पररूप किसका होगा ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे उन शब्दों में हमें उस बात को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। यहां कहा है कि टी भाग का, किसका? टी का, यानी पूर्व जो पद है उसका जो टी भाग है उसका पररूप होगा। तो टी किसको कहते हैं? टी कहते हैं अचो त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी अर्थात अचो में किसी भी पद के अंदर जो अच अर्थात स्वर होते हैं, उन स्वरों में जो अंतिम स्वर होता है उस स्वर से लेकर के आगे का शेष भाग, यानी वह स्वर है आदि में जिस भाग के आदि में है, उसको हम टी कहते हैं। जैसे शब्द है पतत। अब पतत में अंतिम स्वर क्या है? इस ता से परे अ। तो इस आ से लेकर के आगे का जो भाग है अर्थात अत, ये इसका टी भाग है। यदि इस शब्द को देखें तो यहां अंतिम जो अच है वो है का से परे आ, आगे कुछ नहीं है, तो आ ही टी भाग है। जैसे प्रचोदयात हमारा शब्द है, प्रचोदयात। तो प्रचोदयात में हम देखते हैं अंतिम अच है आ। कहां? यह से परे जो आ है, तो आ से आगे का जो भाग है यानी आत, ये इसका टी भाग है। तो टी भाग का ही पररूप होता है
इन उदाहरणों में, इन शब्दों में किसका, टी भाग का पररूप होगा। तो श का यहां अ है, इसका टी है अ, तो इस अ का पररूप हो गया तो बन जाएगा शखंदु। इसी प्रकार कर का अंधु, तो क्या बनेगा, कर का अंधु। तो यहां पर भी सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, यानी एक दीर्घादेश नहीं होगा, अपितु इस सूत्र के अनुसार यहां इसका जो टी है वो है अ, उसका पररूप हो जाएगा, और पररूप अर्थात इसके स्वरूप को ही ग्रहण कर लेगा, अर्थात दोनों के स्थान पर एक अ ही हो जाएगा, हम यूं कह सकते हैं। तो शब्द बनेगा करकंधु। और हम देखते हैं कुलटा, ये है। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या है, कुल अटा। यहां पर भी ल से परे जो आ है, ये इसका टी भाग है, इस टी का पररूप होगा, और पररूप होकर के जो है शब्द बनेगा कुलटा, ये संधि हो जाएगी, अर्थात दुष्ट स्त्री कोई भी। तो जो ये वार्तिक ना होता तो यहां पर इसका सवर्ण दीर्घ होकर के क्या बन जाता, कुलाटा, जो अनिष्ट रूप होता। इसलिए इस वार्तिक की हमें आवश्यकता पड़ती है। और उदाहरण देखते हैं, मनस ईशा। मनस ईशा, इसका भी जो टी भाग है वो है अस, क्योंकि ना से परे, अंतिम अच क्या है इसमें, आ, ना से परे, तो वो आगे इसका आगे का जो शेष भाग है वो है सा, यानी अस। तो अस इसका टी भाग है, और ये टी भाग का ही, यानी इसके टी का ही पररूप होगा, तो क्या बन जाएगा, मनीषा। अस ने ई के स्वरूप को ग्रहण कर लिया, या यूं कहे कि इन दोनों के स्थान पर ई ही हो गया। इसी प्रकार यहां पर भी पररूप होकर के बनेगा हलीशा। हलीशा कहते हैं जो हमारे हल होते थे कृषि यंत्र, उसमें जो उसकी लंबी डंडी होती थी, जो दोनों बैलों के जुएं से जाकर के जुड़ती थी, वो उसकी हलीशा होती है। पतत अंजलि। पतत अंजलि, इसका टी भाग क्या है, अथ। इस टी का जो है पररूप हो जाएगा तो बन जाएगा पतंजलि। अब देखिए, यदि ये सूत्र ना होता तो पतत के साथ में इस अंजलि को जोड़ते तो जो रूप बनता वो अनिष्ट बनता, लेकिन पतंजलि शब्द इस सूत्र से इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि इसका टी पररूप हो गया। ये इस सूत्र के उदाहरण थे। इसी प्रकार एक वार्तिक और आता है, सारंग पशु पक्षिणों। ये कह रहा है कि यदि सारंग शब्द पशु या पक्षी अर्थ में आएगा तो क्या होगा, इसका पररूप बनेगा, और यदि वो पशु पक्षी से अन्यत्र अन्य किसी अर्थ को ग्रहण करता है तो फिर वहां इसका पररूप नहीं होगा, वहां पर सारांग बनेगा। तो यहां क्या है, सार अंग, सारंग, तो क्या बन जाएगा, सा रंग बना। सारंग पशु होता है, और हिरण जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर सारंग, इस वार्तिक के आधार पर, इस नियम के आधार पर यह सारंग शब्द सिद्ध होता है।
और एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, सीमंत। सीमंत केशवे से कहा गया है कि केश, ये जो सर के बाल हैं, इनके अर्थों में सीमंत शब्द बनेगा। यहां भी पररूप हुआ है, इस आ का पररूप होकर के सीमंत बना। हमारी माताएं बहनें, स्त्रियां जो है, जो मांग निकालती है, उसको सीमंत कहा जाता है। नहीं तो अन्य अर्थ में, जहां कोई सीमा होती है, हद होती है, उस अर्थ में वो सीमांत बनेगा। इस प्रकार से कुछ वार्तिक हैं जहां पररूप का विधान कर रहे हैं और इस पररूप के द्वारा इन शब्दों की सिद्धि होती है। इनको आप थोड़ा बार बार देखेंगे तो ये नियम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।